दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे पाकिस्तान का धमाकेदार ऐलान, इस्लामिक नाटो बनाने की करती मांग, इसराइल पर अमेरिकी इजाजत से हमला करने का इल्जाम, ईरान पर दुश्मन कर रहा नए हमले की कोशिश, टॉप कमांडर बोले हमारे डिफेंस की दीवारें क्रॉस करना मुश्किल, गजा सिटी जल रहा है, इसराइली बमबारी में औरतें, बच्चे, हामिला औरत तक शहीद, नॉर्थ गजा अंधेरे में, इंटरनेट, फोन सब बंद, लोग दुनिया से कटे, और ह्यूमन राइट्स वॉच का पर्दाफाश, इसराइल ने साउथ सीरिया में किए वॉर क्राइम, क्या ग्रेटर इसराइल बनाने का काम हो गया शुरू। इन खबरों के अलावा रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई खबरें भी होंगी, किस तरीके से रूस ने यूरोपीय यूनियन को लताड़ा है वो खबर भी होगी। फिलहाल शुरुआत करते हैं शो की पाकिस्तान से आए बड़े बयान से जुड़ी खबर से। इस्लामिक नाटो की जरूरत है, इसराइल का हमला अमेरिका की मंजूरी से हुआ। इसराइल के हमले के बाद मुस्लिम दुनिया में अब मांग उठी है नई, इस्लामिक नाटो बनाने की मांग, उससे इसराइल में बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतर पर हालिया इसराइली हमला अमेरिका की मंजूरी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। उन्होंने मुतालबा किया कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान मुल्क मिलकर एक इस्लामिक नाटो कायम करें। ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज से बातचीत में कहा कि मुस्लिम मुल्क अपने कॉमन दुश्मनों और चैलेंजेस को पहचानें, उन्हें इस्लामिक नाटो बनाकर मुत्तहिद होना ही होगा, वरना समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि इसराइल ने कतर पर हमला अमेरिका की रजामंदी से किया और इसके नतीजे जल्द सामने आएंगे। आसिफ ने अमेरिका पर सीधी उंगली उठाई और बड़ा धमाकेदार बयान दिया, सुनिएगा। प्रेस टीवी की 17 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने यह याद दिलाया कि अमेरिका, बल्कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने अलकायदा बनाने से लेकर ओसामा बिन लादेन को सूडान से लाने तक हमेशा मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल किया। यानी अलकायदा को बनाया अमेरिका ने और ओसामा को अमेरिका ही सूडान से लाया उठाकर। उन्होंने सीरिया की हालिया तब्दीली को भी अमेरिका की छुपी हुई कारस्तानी बताया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब हालात बदल रहे हैं, वेस्टर्न दुनिया, यहां तक कि अमेरिका में भी इसराइल के खिलाफ सख्त राय बन रही है। पाकिस्तानी वजीर दिफा ने साफ कहा कि इस्लामिक नाटो किसी खास मुल्क को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों की कॉमन हिफाजत के लिए बनना चाहिए। और फिर कोई अगर इन पर हमला करे तो फिर जो भी इनका दस्तूर लिखा जाएगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना होगा कि यह तजवीज़ न्यूक्लियर बम से लैस अकेले इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान ने दी है, लिहाजा इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस तजवीज़ से पहले ईरान, इराक, मिस्र और तुर्की के रहनुमाओं ने भी इस्लामिक नाटो जैसी एक फोर्स बनाने की खुलकर हिमायत की। अल मयादीन अखबार की 17 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने यह पेशकश की थी कि इस अलायंस का हेडक्वार्टर्स काहिरा में बनाया जा सकता है और मिस्र 20,000 फौजी देने को तैयार है। तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा कि मुसलमानों को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और रीजनल सिक्योरिटी खुद के दम पर खड़ी करनी होगी, डिफेंस इंडस्ट्री भी। इराक के वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी कह चुके हैं कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि मुस्लिम मुल्क अपनी जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स ना बना सके। तो जाहिर है इन बयानों से लग तो रहा है कि इस्लामिक फोर्स या इस्लामिक नाटो का चुकचुका बहुत तेजी से छिड़ चुका है। अब सवाल यह है कि इस्लामिक नाटो बनाने का मसला अटकता कहाँ है, ये भी समझ लीजिए। ये बहुत अहम है क्योंकि इस पर बात बहुत कम लोग करते हैं या करते ही नहीं। तो मसला ये अटकता है कि जवाब ये है कि कई मुस्लिम मुल्क अब भी अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों के साथ मिलिट्री और सिक्योरिटी टाई अप्स रखते हैं। यही वजह है कि एक जॉइंट डिफेंस प्लानिंग में उनकी आज़ादी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि फिर उन्हें उन टाइज की वजह से अमेरिका की भी बात माननी होती। मगर इस वक्त जब कतर पर हमला हुआ है और इसराइल ने खतरे का नया दरवाज़ा खोल दिया है, तब पाकिस्तान से लेकर मिस्र, तुर्की और ईरान तक में इस्लामिक नाटो का शोर पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद सुनाई दे रहा है और इसराइल तक जा रहा है ये शोर। तो क्या ये रोज़ रोज़ के ऐलान वाकई खाके पर उतर पाएंगे और कोई एक जॉइंट फोर्स बन पाएगी? क्योंकि सबको पता है अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, बन पाएगी या नहीं? अब ईरान का बड़ा ऐलान सुन लीजिए। कहा गया है कि हमारी तैयारियां दुश्मन को नया हमला करने से रोक रही हैं। क्या इसका अंदाजा ये लगाया जाए या लगाया जा सकता है कि ईरान पर कोई नया हमला करने की कोशिश की जा रही है? वाकई कोई प्लानिंग बन रही है ईरान पर फिर से बम गिराने की? तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की 17 सितंबर की खबर के मुताबिक ईरान के सबसे बड़े फौजी कमांडर, फौजी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने कहा कि मुल्क की डिफेंस तैयारियां अब उस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां दुश्मन किसी नई जंग की गलती करने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर सकता। IRGC ग्राउंड फोर्स के हेडक्वार्टर के दौरे पर मुसावी ने कहा, हमारी कॉम्बैट रेडीनेस इतनी मुकम्मल, अब हमारी जंगी तैयारी इतनी मुकम्मल है कि दुश्मन सिर्फ सोच कर रह जाता है लेकिन हमला करने की जुर्रत नहीं करता।
तो हमला करने की प्लानिंग तो हो रही है, जरूरत नहीं हो पा रही। कमांडर ने 8 साल जंग तहरीर और हालिया 12 दिन की जंग का हवाला देते हुए कहा कि ईरान की फौज ने जो तजुर्बे हासिल किए हैं वो आज उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब खबरें गजा से, बहुत अहम खबरें हैं। गजा सिटी में इसराइल की भारी बमबारी जारी है। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और यहां तक कि प्रेग्नेंट औरतें भी शहीद हुई हैं। खबर को तफसील से समझिए। इसराइली फौज ने गजा सिटी में जमीनी हमला और तेज कर दिया है। रात भर की और दिन भर की बमबारी में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं अब तक, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। कल 100 से ज्यादा हुए थे। शती कैंप में एक मां बेटा मिट्टी में दफन हो गए इस बम गिरने के बाद। शिफा अस्पताल के मुताबिक शती रिफ्यूजी कैंप में एक बच्चे और उसकी मां को उनके फ्लैट में सीधा निशाना बनाया गया। फ्लैट मलबा बन गया और इतना भारी बम था कि मिट्टी गड्ढा हुआ और उसमें ही मां बेटा चले गए। उधर मरकजी गजा के अलौदा अस्पताल ने बताया कि नुसैरत कैंप में एक घर पर बम गिरा जिसमें 3 लोग शहीद हो गए, जिनमें एक हामिला यानी कि गर्भवती औरत भी, प्रेग्नेंट औरत भी शामिल है। उधर खान यूनिस में पूरी फैमिली खत्म हो गई। यहाँ नासिर अस्पताल ने तस्दीक की कि मवासी इलाके में एक टेंट पर, एक खेमे पर बम गिरा जिसमें एक माँ, बाप और उनका बच्चा तीनों मारे गए। मतलब ना फ्लैट सलाम कोई महफूज है और ना खेमा, टेंट महफूज है। गजा सिटी का हाल ये है कि शहर खंडर बन गया है, लोग बेघर हो गए हैं। करीब 2 साल से जारी जंग ने गजा सिटी को मलबे में बदल दिया है। एक वक्त था जब यहाँ 10 लाख लोग रहते थे। गजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर है। अब उन लाखों में से हजारों लोग मलबे और भुखमरी के साए में जीने को मजबूर हैं। इनकी तादाद 10 हजार में है। इसराइल का ताजा ग्राउंड ऑपरेशन मंगल के दिन से जारी है, जिसने मिडिल ईस्ट में हालात और भड़का दिए हैं और जंगबंदी की उम्मीद कोसों दूर कर दी है। अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अगली खबर भी गजा सिटी से ही है। नॉर्थ गजा अंधेरे और खामोशी में डूब गया है। इंटरनेट, फोन नहीं चल रहे और किसी को किसी की खबर नहीं मिल पा रही। कुछ खबरें बाहर आ रही हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। फलस्तीनी टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन ने ऐलान किया है कि इसराइली हमलों के बाद नॉर्थ गजा में इंटरनेट और फोन सर्विस पूरी तरह से ठप हो गए हैं। लोगों के पास सबूत तो हैं, लेकिन वो उससे पूरी दुनिया को वाबस्ता नहीं करवा सकते। इस बयान में कहा गया कि गजा और नॉर्थ गजा गवर्नेट्स में फिक्स्ड इंटरनेट और लैंडलाइन नेटवर्क तबाह हो गए हैं क्योंकि इसराइली फौज ने अहम सप्लाई रूट्स को टारगेट किया है। मोबाइल कहीं कहीं चल रहे हैं। रेगुलेटरी कमीशन ने यह भी बताया कि मरम्मत टीमें 24 घंटे हालात सुधारने की कोशिश कर रही हैं, मगर मैदान जंग में लगातार जारी बमबारी और गोलीबारी की वजह से हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। जो जिंदा हैं किसी को नहीं पता कब तक जिंदा है, और गजा में कोई भी कभी भी मारा जा सकता है। अब खबर सीरिया से। लगता है दोस्तों कि सीरिया की जमीन से इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनाने के प्लान की शुरुआत कर दी है। खबर सुन लीजिए। आईडीएफ ने साउथ सीरिया में लोगों को जबरन खदेड़ा है, घर तोड़े हैं और कुछ लोगों को उठाकर वो इसराइल ले गई। आईडीएफ, ये तमाम दावे किए गए एक ताजा रिपोर्ट में। रिपोर्ट भी किसी अरे गहरे की नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की रिपोर्ट है और उन्हीं की वेबसाइट पर है 17 सितंबर को। HRW ने कहा, HRW ने कि इसराइली फौज दिसंबर 2024 से साउथ सीरिया पर कब्जा किए बैठी है और वहां के बाशिंदों के साथ वॉर क्राइम्स कर रही है। HRW की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोगों को जबरन घरों से निकाला गया, जो साफ तौर पर एक वॉर क्राइम है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने घर छीने और तबाह किए, लोगों को उनकी जमीन और रोजी रोटी से महरूम किया। कई सीरियाई शहरियों को गैर कानूनी तरीके से उठाकर इसराइल ट्रांसफर कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि दुनिया की हुकूमतों को चाहिए कि वो इसराइल को मिलने वाली फौजी मदद को रोकें ताकि ऐसे इंसानी हुकूक के जुर्म ना हो और उन इसराइली अफसरों पर टारगेटेड पाबंदियां लगाई जाएं जो इन जुर्मों के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, कुछ बातें भी जान लीजिए सीरिया के ताल्लुक से। दिसंबर 2024 में सीरियाई हुकूमत गिरने के बाद, बशर असद की हुकूमत गिरने के बाद, इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस मॉनिटर यानी UN मॉनिटर की डीमिलिटराइज जोन में गहरी घुसपैठ की। किसने? आईडीएफ ने। इसराइल ने माउंट हरमन से लेकर कुनेत्रा शहर और दारा के हिस्सों तक 9 मिलिट्री चौकियां कायम की। कल ही कह दिया गया है कि हम माउंट हरमन को नहीं छोड़ेंगे, भले कोई भी सिक्योरिटी डील सीरिया के साथ हो जाए। फरवरी से इसराइली अफसर बार बार कह रहे हैं कि साउथ सीरिया को पूरी तरह डीमिलिटराइज किया जाएगा, यानी एक एक बंदे के यहां पर से हथियार छीन लिए जाएंगे, इवन फोर्स के पास भी हथियार नहीं। और यह भी कहा जा रहा है कि उनकी फौजें गैर महदूद वक्त तक, यानी आईडीएफ गैर महदूद वक्त तक यानी इनडेफिनाइट वक्त तक वहां रहेंगी, किसी को नहीं पता कब तक रहेंगी। कुनेत्रा और दारा में ताजा इसराइली जमीनी घुसपैठ और एयर स्ट्राइक्स इस बात का सबूत हैं कि ऑपरेशन जारी है। HRW ने यह याद दिलाया कि इसराइल ने 1967 से लेकर अब तक लाखों सीरियन बाशिंदों को गोलान में वापस जाने की इजाजत नहीं दी, गोलानाइट्स में। साफ है कि सीरिया के कुछ इलाकों से इसराइल अपना कब्जा अब कभी नहीं हटाएगा, बल्कि वो तो नए इलाके कब्जा रहा है
اور یہی تو گریٹر اسرائیل بنانے کا پلان ہے۔ سیریا کے، اردن، جارڈن کے علاقے، مصر کے علاقے، ترکی تک کے علاقے، یہ خواب وہ خواب، میں نے یہ لیا صبح میں سستا والا گانجا مارا، اس کے بعد جو ہے وہ ایسے خواب دیکھ لیتے ہیں لوگ، مطلب یہ کرنے کے بعد، میں نے نہیں، میں نشے سے اللہ کا شکر، سستا نشہ بہت گڑبڑ ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس طاقت ہو وہ اپنی تباہی سے پہلے بہت تباہی مچاتا ہے، اور یہی سب ہو رہا ہے۔ بڑھتے آگے، روس نے یورپی یونین کو طبیعت سے رسوا کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروو نے صاف کہا ہے کہ یوکرین مسئلے پر مذاکرات کی میز پر یورپی یونین کا کوئی کام نہیں، ہم دو پارٹی ہیں، تم کون ہیں؟ آج ایک بیٹھک میں سرگئی لاوروو نے کہا کہ یورپی یونین کے جڑے ملک کھلے طور پر روس سے دشمنی کی پالیسی چلا رہے ہیں اور اب بے حیائی سے مذاکرات کی کرسی پر، میٹنگز کی کرسی پر بیٹھنے اور کرسیاں ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاوروو نے الزام لگایا کہ یورپ کا مقصد روس کو اسٹریٹجک شکست دینا اور انتقام کی سیاست کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ جنگ بندی کی صورت میں یوکرین میں فوجی بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ جن کا ایجنڈا انتقام اور روس کو گھٹنوں پر لانا ہے، ان کے لیے مذاکرات کی میز پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔